बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/32, इसका मई जून 2018 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको क्रैचेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट का फोल्डर मिलेगा, वहाँ जा के देख सकते हैं। इसके अलावा 2021 से लेके 2019 और 2018 जो फेब मार्च का है, ये तमाम पेपर्स सारे अटैम्प्ट्स के मैंने कराए हैं। ये भी जाकर ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और उसमें जितनी आप पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। अर्ली ईयर्स के जितने भी पास पेपर्स हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोबेबली एक प्रोबेबिलिटी ये होती है फेयरली के पेपर भी और लेस उसी में से बनेगा जो 4 और 5 ईयर्स के पेपर होते हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ NPLC एट 31 दिसंबर 2017 वॉज एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दी हुई है, कॉस्ट है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इक्विपमेंट की कॉस्ट है और इक्विपमेंट का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है। रेवेन्यू बताता है आपको, और रेवेन्यू के अंदर $2,354,000 का रेवेन्यू है आपका। परचेजेज आपको दी हुई है $1,322,000 की। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं $674,000 के, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फाइनेंस चार्जेस दिए हुए हैं, इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल आपको दिया हुआ है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी दी हुई है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, 6% डेवेंचर 2021 200,000 के दिए हुए हैं, और रिटेन अर्निंग भी दी हुई है आपको। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और सारा आपका इन्होंने दिया है। डेबिट और क्रेडिट के ट्रायल बैलेंस का एक्सपेक्ट से डेबिट और क्रेडिट आपको दिए हुए हैं, और इसकी डेट जो है वो क्या है, ये 31 दिसंबर 2017। कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। रेवेन्यू इंक्लूडेड ए डिपॉजिट ऑफ 6,000 फ्रॉम ए कस्टमर फॉर द गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन मार्च 2018 के मार्च 2018 के अंदर जो गुड्स आप डिलीवर्ड करेंगे उसका रेवेन्यू भी अभी आपने रिकॉर्ड कर लिया है। और ये जो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है हमारा IAS 18 आई थिंक, उससे हट कर है कि जब तक आप डिलीवर्ड ना कर दें उस वक्त तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये $6,000 आप फेयरली क्या करें, यहाँ से माइनस कर दें जो रेवेन्यू आपका दिया हुआ है। तो 2,354,000 माइनस $6,000, ये आपका आ जाएगा 2,348,000 ये आपके पास रेवेन्यू आ गया। एडजस्टमेंट है सिंपल कि जो गुड्स डिलीवर्ड होनी है मार्च 2018 में वो गलती से आपने रिकॉर्ड कर ली थी, उसको सही कर लें। टोटल इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2017, कॉस्ट उसकी जो एंडिंग इन्वेंट्री है कॉस्ट है $265,000। ऑफ दिस द गुड्स कॉस्टिंग टू 24,600 हैड ए नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ $18,800। उसमें से जो कुछ गुड्स ऐसी हैं उनके कॉस्ट है 24,600 जो इसमें शामिल है, लेकिन उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो $18,800 है, कम है। इन्वेंट्री IAS 2 ये कहता है कि आप कंपेयर करेंगे अपनी कॉस्ट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और जो कम होगा विच एवर इज़ लॉयर कि जो कम होगी वो आ जाएगी। तो कम की प्राइस ये है, तो इसको एडजस्ट कर लें। $265,000 में से माइनस कर दें, इसको 24,600 को माइनस कर दें, इसलिए कि ये यहाँ से निकाल दें और एक्चुअली प्लस ये अमाउंट कर दें। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस कर दें, ये वाला 18,800 प्लस कर दें तो 221,600 ये एक्चुअल आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है जो आपके पास आएगी। और आपने इसको गलती से रिकॉर्ड गलत किया हुआ था। एक मिनट, 265,000 इसमें से माइनस करें मैंने 24,600 और प्लस करें 18,800, तो 259,200 आया। ये 259,200 ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है। सिंपल कंसेप्ट है, इन दोनों को आप कंपेयर करें तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इसमें शामिल होनी चाहिए, तो 18,800 होनी चाहिए, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसको माइनस करें और जो एक्चुअल वैल्यू है उसको प्लस कर लें। लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड इन 2008 के अंदर आपने एक्वायर्ड किया था लैंड एंड बिल्डिंग को। ऑन 1 जनवरी 2017 दे वर रीवैल्यूड एट $720,000 ऑफ विच 2/3 was allocated to land
कि इसका 2/3 जो है वो लैंड के अंदर चला गया एंड 1/3 टू बिल्डिंग और 1/3 बिल्डिंग के अंदर डाला। NPLC हैड नॉट रिकॉर्डेड दिस रिवैल्यूएशन, इस रिवैल्यूएशन को उसने रिकॉर्ड नहीं करा था। अगर हम नीचे जाके देखें तो 2008 में इन्होंने ख़रीदी थी लैंड एंड बिल्डिंग और 1 जनवरी 2017 को ये रिवैल्यू कर रहे हैं। तो ज़रा ईयर देखें 2008, 2009, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 9 ईयर्स बनते हैं। 2008 मैंने शामिल कर लिया क्योंकि नॉर्मली पॉलिसी ये होती है कि यहाँ देख भी लेते हैं इनकी पॉलिसी ये क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन की। अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। के डिस्पोजल के अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, जब खरीदते हैं तो उस साल पूरा निकलता है। तो 2008 का पूरा डेप्रिसिएशन आपने लिया होगा तो 2008 से लेके 2016 तक क्योंकि 17 में तो आप रीवैल्यू कर रहे हैं तो 2008 से 16 तक गिन लें, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 9 ईयर्स बनते हैं। तो 9 ईयर्स आपने इस्तेमाल करा और इसकी ओरिजिनल लाइफ कितनी थी देख लेते हैं। लैंड के ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होता नहीं है, ये ऐसे ही रहती है। बिल्डिंग के ऊपर होता है, बिल्डिंग ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। तो बिल्डिंग की जो लाइफ थी वो 25 ईयर्स थी। 25 में से जब भी ऐसी रिवैल्यूएशन हुआ करे तो ओरिजिनल लाइफ देखा करें कि ओरिजिनल लाइफ कितनी हुई है, उसमें से जितनी इस्तेमाल हो चुकी है जो आपने यूज़ कर ली है वो माइनस करते हैं। तो 25 में से 9 को माइनस करें तो एक्चुअली रिमेनिंग लाइफ इसकी जो बची है 16 बची है। 16 ईयर्स जो है वो इसकी रिमेनिंग लाइफ है। हमेशा डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो रिमेनिंग लाइफ पे निकलेगा और जो रीवैल्यूड अमाउंट है उस पर निकलेगा। ये याद रखिएगा कि जब भी रिवैल्यूएशन हो तो ओरिजिनल वैल्यू को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप छोड़ दीजिएगा और उसके बाद में जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालिएगा। और क्योंकि ये देखें बता भी रहा है आपको कि ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स और बाकी इक्विपमेंट जो है वो 25% पर एनम ऑन कॉस्ट पर निकलता है, तो इसकी लाइफ से डिवाइड करना था। तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो 720,000 जो है लैंड के ऊपर क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं निकलता, बिल्डिंग पे निकलेगा। तो 1/3 जो है इसने बिल्डिंग को दिया है। तो $720,000 का 1/3 अगर मैं निकालूं जो बिल्डिंग को गया है तो कितना आ जाएगा। 720,000 डिवाइडेड बाय 1/3 कर लें तो 240,000 आया। और इसको डिवाइड करते हैं 16 से जो इसकी लाइफ है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा। ये 15,000 आया। ये 15,000 डेप्रिसिएशन। लॉजिक इसकी यही है कि इस तरीके से इसको निकालेंगे, हम देखते हैं आगे क्या होता है। और लैंड का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता तो उसका 2/3 उसमें ऐड कर लेंगे अगर ये हमसे बैलेंस शीट मांगेगा तो। अभी तो इसने रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं किया था तो रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड आप देखें, इसका मकसद है 720,000 ये थी और लैंड एंड बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। ओरिजिनल वैल्यू इसकी थी लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैं देखूं तो 600,000 में से 72,000 को माइनस कर दें। 600,000 में से 72,000 का डेप्रिसिएशन था इसका लैंड एंड बिल्डिंग का। तो इसकी बुक वैल्यू होती 528,000। 528,000 इसकी बुक वैल्यू थी। और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है। रीवैल्यूड अमाउंट आपके पास है जो हमने निकाली वो निकली है 720,000। $720,000 में से अगर आप माइनस करते हैं 528,000 तो 192,000 ये क्या निकला है। ये 192,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व है।
इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व के। एक्चुअली आपको ये कंपनी को फ़ायदा हुआ है इस पूरे के ऊपर। हैव यू गॉट द पॉइंट? बड़ा सिंपल है कि आपने देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग थी कितनी, तो इसकी बुक वैल्यू आपने देख ली कि भाई 528,000 की बुक वैल्यू थी। रिवैल्यूड हमने कितनी अमाउंट पे कर दिया है इसको? 720,000 पे कर दिया है। तो कितना हमें फ़ायदा हुआ? डिफरेंस निकालने 192,000। यही रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, तो इसको जहन में रखिएगा। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर अ न्यू फोटो कॉपियर वॉज परचेज फॉर $80,000। एक न्यू फोटो कॉपियर खरीदा $80,000 का। द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड बाय एन एक्सचेंज फॉर ए फुल्ली डेप्रिशिएटेड ओल्ड फोटो कॉपियर। एक फुल्ली डेप्रिशिएटेड ओल्ड फोटो कॉपियर था, उससे हमने एक्सचेंज कर लिया विद द ट्रेडिंग वैल्यू ऑफ $10,000 के। उसकी ट्रेडिंग वैल्यू जो थी वो $10,000 थी, यानी फुल्ली डेप्रिशिएटेड की वैल्यू अगर $10,000 मिल रही है तो एक्चुअली आप इक्विपमेंट के अंदर उसको प्लस करेंगे। कॉस्ट आपकी ये एक तरीके से प्लस हो गई कि उसने आपको एडवांटेज दिया ये कि फुल्ली डेप्रिशिएटेड थी लेकिन $10,000 मिल रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। द ओल्ड फोटो कॉपियर हैड बीन परचेज इन 2011 फॉर $40,000, और ये $40,000 माइनस हो जाएगा इक्विपमेंट की कॉस्ट में से। 10,000 क्यों प्लस होगा? क्योंकि ज़ीरो वैल्यू से आपको $10,000 मिल रहे हैं, तो यही फ़ायदा भी है आपका। तो इसको दो तरीक़ों से रिकॉर्ड करते हैं। इसको इक्विपमेंट की कॉस्ट में प्लस कर लेते हैं, और जो प्रॉफिट आपने इसका जो प्रॉफिट था वो क्योंकि आपने डाला होगा जिस जगह के ऊपर, अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या देखते हैं इसको रिकॉर्ड कहाँ करा है अभी हम पहले वो देखते हैं और फिर मैं आपको इस पर ट्रीटमेंट बताता हूँ। लेकिन सिंपल याद रखिएगा, ट्रेड इन वैल्यू का मकसद है कि ये प्लस हो जाएगा, और जो 40,000 की आपने जो निकाली है जो फुल्ली डेप्रिशिएटेड की जो इसकी कॉस्ट थी वो 40,000 थी, वो माइनस कर देंगे। द बैलेंस ऑफ द परचेज हैड बीन पेड बाय चेक। बैलेंस आपने चेक के ज़रिए पे कर दिया। द NPLC हैड रिकॉर्डेड ओनली द बैंक पेमेंट ट्रांजेक्शन। सिर्फ इसने बैंक पेमेंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा, लेकिन डिस्पोजल इसने रिकॉर्ड नहीं करा। परचेजेस तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन डिस्पोजल जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये 80,000 जो आपको नज़र आ रहा है, यानी सिर्फ बैंक पेमेंट रिकॉर्ड करा, लेकिन ट्रेड इन वाली जो अमाउंट थी, ये देखिए ट्रेड इन वाला जो था, ये ट्रेड इन वाली इसने रिकॉर्ड नहीं करी। पेमेंट तो इसने कर दी, क्योंकि देखें हमने $10,000 इसने अगर वैल्यू निकाली थी तो $10,000 इसने रिकॉर्ड नहीं करा, और बाकी इसने पेमेंट कर दी तो $70,000 की इसने एक्चुअली पेमेंट करी। वो $70,000 की जब पेमेंट इसने रिकॉर्ड करी तो इसने क्या रिकॉर्डिंग करी होगी? इक्विपमेंट को डेबिट किया होगा और बैंक को क्रेडिट किया होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड तो डेबिट क्रेडिट दोनों होते हैं। इसका मकसद है इक्विपमेंट जो इसने रिकॉर्ड करी वो 70,000 से रिकॉर्ड कर ली इसने, क्योंकि $70,000 की पेमेंट करी। हालांकि इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी थी? $80,000 इक्विपमेंट की वैल्यू थी, तो एक्चुअली $10,000 इसने कम रिकॉर्ड किया है। और वही देखें वो ट्रेडिंग वैल्यू जो मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि ये यहाँ ट्रांजेक्शन इसने रिकॉर्ड नहीं करी, $70,000 से ये रिकॉर्डिंग हुई है और $80,000 से रिकॉर्ड होना था, तो डिफरेंस अमाउंट वही ट्रेडिंग वैल्यू का बनता है। तो ये बड़ा ध्यान से इसमें ट्रिकी पॉइंट है समझने वाला। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग वैल्यू, समटाइम्स हो सकता है ट्रेडिंग वैल्यू आपको ना दे, लेकिन देगा जब भी इसने इस किस्म की चीज़ लिखी है, लेकिन ना हो तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि एक्चुअली पेमेंट जो उसने रिकॉर्ड करी वो कितनी अमाउंट की हुई। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो फिर आप रिकॉर्ड कीजिएगा अपनी कॉस्ट के अंदर, और जो बिका है जितने की अमाउंट सेल हुई है उसको माइनस कर दीजिएगा। देखें अगर हम समझना चाहें इसको सिंपल तरीके से, तो 270,000 की इसकी कॉस्ट है, तो 270,000 जो है इसके अंदर क्या हुआ है, 278,000 में ये 10,000 हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुआ। 70,000 से इसने रिकॉर्ड किया है, 10,000 से रिकॉर्ड ही नहीं किया। वो जो ट्रेडिंग वैल्यू हमारी थी ये प्लस कर देंगे, और इसमें से माइनस करेंगे जो एक्चुअली फुल्ली डेप्रिशिएटेड जो थी उसकी कॉस्ट तो 40,000 थी ना, वो माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 278,000 प्लस 10,000 और माइनस कर देंगे इसमें से 40,000, तो ये 248,000 बनता है। ये 248,000 का 25% निकालना है आपने, तो 62,000 बनता है ये फिर डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकालेंगे, आपने देखा कि किस तरीके से हमने करा। देयर वाज नो अदर परचेजेस और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कुछ भी नहीं हुआ है, इसको छोड़ दें। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज, डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया है।
ऑल डेप्रिसिएशन चार्ज इज़ टू बी इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर सब आपने रिकॉर्डिंग करी है जाके इसकी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मकसद है कि वहाँ से फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। एन इंटरम डिविडेंड ऑफ 30,000 वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2017 एंड इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, रिटर्न अर्निंग से माइनस करना था इसको, तो ये भी फिर आप माइनस करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऊपर आपका दिया हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स ऑन द डिवेंचर हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड, कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इंटरेस्ट कितना है वो देख लेते हैं। 200,000 का 6% डिवेंचर है, देखें इसका 6% निकाल लें और मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 कर दें। तो 200,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12। तो ये 3000 आया मेरे पास। है और 3000 का मकसद है फाइनेंस कॉस्ट, देखें ऊपर दी हुई होगी आपको, आई थिंक दी हुई, ये 9000 दी हुई है, इसमें 3000 प्लस कर लें। तो ये 12,000 जो है ये एक्चुअली इंटरेस्ट है पूरे साल का, फाइनेंस कॉस्ट आपकी, यही इंटरेस्ट है। तो ये एडजस्टमेंट आपने सारी देखी किस तरीके से हम कर रहे हैं। उसके बाद में कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 कि 2017 का आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, बहुत सिंपल है। अभी आप कैलकुलेशन तो सब करके आ रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। देखें एडजस्टमेंट रेवेन्यू मैंने आपको बताया था कि माइनस कर दें, तो रेवेन्यू 2348 हमने निकाला था ऊपर। रेवेन्यू में आपको करके बताया था मैंने रेवेन्यू, देखें 2348 2,348,000 6,000 जो एडवांस हमने माल अभी डिलीवर करना था मार्च में, वो इसमें प्लस किया था, वो माइनस कर दें उठा के। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लें। ओपनिंग इन्वेंट्री देखें दी हुई है 241,000 की आपको, ये ओपनिंग इन्वेंट्री देख रहे हैं ये दी हुई है। इसके बाद इसमें परचेजेस को प्लस करते हैं। परचेजेस भी देखें इस सवाल के अंदर आपको दी हुई है 1,322,000 में बता के आया था आपको, कहाँ है परचेजेस, ये देखें नज़र आ रही है 1,322,000, ये परचेजेस प्लस कर दें। इसमें से लेस करें क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री हम निकाल कर आए थे, मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री किस तरीके से निकालें। तो देख रहे हैं 259,200 हमने वो 24,600 को माइनस किया था, 18,800 को प्लस करके 259,200 निकाली थी। ये एंडिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस को प्लस करके एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 1,303,800 जो है आपके पास ये आ गया। और इसमें से रेवेन्यू में से इसको माइनस कर दें और ये आपके पास फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया $1,44,200 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। सिंपल है, यहाँ तक की कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको दी हुई है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम देख लेते हैं कितनी है। ये देखें 296,000 दी हुई है, ये 296,000 एज इट इज़ निकाल लें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को अलबत्ता हम देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बैलेंस जो दिया हुआ है वो देख लें कितना दिया हुआ है। ये 674,000 का बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो बैलेंस देखते हैं, इसमें से 30,000 वो डिविडेंड जो गलती से हमने इसमें से माइनस इसके अंदर हमने क्या करा है डिविडेंड पेड, तो वो माइनस करें इसमें से, क्योंकि डिविडेंड पे को आप पेड को आपने क्या करा है, यहाँ आते हैं। अच्छा डिविडेंड पेड करा था, इंटरम डिविडेंड पेड करके, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था, तो गलत ट्रीट किया था, इसको माइनस कर दें। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो डिविडेंड तो एक्सपेंस तो नहीं है ना आपका, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, रिटर्न अर्निंग में से माइनस होता है, तो इसको यहाँ से माइनस कर दें। डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल लें। देखें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग की कॉस्ट देखें मैं निकाल कर आ रहा था, अभी आपको 15,000 मैंने निकाल कर बताई थी बिल्डिंग की कॉस्ट। ये 15,000 देख रहे हैं 16 ईयर से डिवाइड करके निकाला था, तो सेम देखें ये 15,000 डेप्रिसिएशन इसमें शामिल हो जाएगा। और इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन जो है मैंने अभी आपको निकाल कर बताया 270,000 80,000 दी हुई थी, 10,000 प्लस कर लिया, जो हमने कम रिकॉर्ड किया था 40,000 माइनस करा,
जो डिस्पोजल हो गई है इसका 25% निकाला था हमने, 62,000 आपके पास आ गया था। और एग्जैक्टली प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट जो प्रॉफिट है वो क्योंकि माइनस इसके अंदर से आप माइनस कर दें, और आपको इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर आपने रिकॉर्ड किया है, तो उसको गलत है क्योंकि एक्सपेंस में प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उसको यहाँ से आप माइनस कर दें। ये 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट के। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है आपके पास, क्योंकि जितनी डिस्पोजल हुई थी वो सब आपने यहीं रिकॉर्ड करी थी, तो प्रॉफिट भी आपने यहीं रिकॉर्ड किया होगा। वो ट्रेडिंग वैल्यू की सूरत के अंदर चला गया, उसको आपने कॉस्ट के अंदर ऐड कर लिया है, तो इसलिए वो प्रॉफिट नहीं है, वो कॉस्ट का पार्ट बन गया है, और ये इस तरीके से यहाँ से माइनस हो जाएगा। देखें ट्रेडिंग वैल्यू, तो क्योंकि कॉस्ट का पार्ट बन गया तो प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका ट्रेडिंग वैल्यू करके कॉस्टिंग का पार्ट बना दिया आपने। तो 10,000 जो प्रॉफिट प्लस किया था उसको माइनस कर दें, तो 711,000 आपके पास ये आ गया, ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर लिख दिया। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ गया, सारे एक्सपेंस को माइनस करके। फाइनेंस चार्ज, जो फाइनेंस चार्ज है हमने निकाला है 12,000, 9,000 थे, 3,000 हमने 3 मंथ्स का निकाला, प्लस कर दें, और ये फाइनेंस कॉस्ट आपके 12,000 आ गई। प्रॉफिट फॉर द ईयर $25,200 आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। तो दैट्स वेरी गुड। ट्रेडिंग वैल्यू को कैसे ट्रीट करते हैं, अगर ट्रेडिंग वैल्यू को कॉस्ट में प्लस करेंगे तो प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। डिविडेंड गलत आपने माइनस कर प्लस कर दिया था, उसको माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन ज़रा ट्रिकी पॉइंट था रिवैल्यूएशन का, वो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको करा, तो कुछ इसमें थी ट्रिकी चीज़ें थी, वो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कराया इसको। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है। कैलकुलेट द बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट एट 1 जनवरी 2017 शोइंग द रिवैल्यूएशन, कि रिवैल्यूएशन कितना हुआ है। तो देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व तो मैं भी आपको मैंने ऊपर बताया था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका कितना है, सिंपल टेक्निक होती है। 192,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व है, यहाँ भी हम देख लेते हैं, देखें किस तरीके से निकाल रहा है ये। 720,000 का आपने रिवैल्यूड अमाउंट है, इसमें से ओरिजिनल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू निकालने हैं, बुक वैल्यू से कंपेयर करें और जितना डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका कहलाएगा। ये अच्छी टेक्निक है, बस इसी तरीके से आप कर लें। बाकी अल्टरनेटिव मेथड भी है, लेकिन आप सिंपल रखें लाइफ को, सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके बुक वैल्यू को कंपेयर करें रिवैल्यूड अमाउंट से। जो ज़्यादा डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस आया है वो फिर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व कहलाएगा। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे आए, क्या कहता है, देयर वाज ए वाटर लीक इन द कंपनीज प्रिंटिंग रूम इन जनवरी 2018। दिस डिस्ट्रॉयड द न्यू फोटोकॉपियर विच वॉज नॉट इंश्योर्ड भी नहीं था, और वो फोटोकॉपियर डिस्ट्रॉय हो गया। और हुआ कब है, 1 जनवरी 2018 को हुआ, जब हमारा साल एंड हो चुका था। शो हाउ दिस शुड बी ट्रीटेड इन बोथ 2017 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड 2018 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2000 क्योंकि ये सब्सिक्वेंट आपके इवेंट्स हैं, और सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो हो रहे होते हैं फिर उसे डिस्क्लोज करते हैं आप, क्योंकि ईयर एंड तो आपका हो गया है, तो इसको डिस्क्लोज कर देंगे आप, और 2018 के अंदर इसको राइट ऑफ कर देंगे। ये इसकी ट्रीटमेंट होती है IAS के हिसाब से। 2017 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है IAS 10 है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टेबल इवेंट्स भी होते हैं और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स भी होते हैं। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद बना है, तो इसको डिस्क्लोजर ओनली इंक्लूडेड एज ए नोट की सूरत में इसको हम शो करेंगे, और 2018 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको राइट ऑफ करेंगे, डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ये इसकी ट्रीटमेंट है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द इम्पेयरमेंट लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है। देखिए इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो यहाँ IAS 36 है, या आप बिल्कुल पढ़ें, IAS प्लस की वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ अच्छे दिए हुए हैं, समरी दी हुई है, और IAS 36 जो है वो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कहलाता है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जब हम कर रहे होते हैं, जैसे फोटोकॉपियर इनका है, तो अगर ये फोटोकॉपियर तो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन नॉन करंट एसेट्स में समटाइम्स ईयरली हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू में जो कमी आ रही है उसे इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस का मकसद है द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट क्या होती है, वो अमाउंट जिस पे आप बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और कैश जनरेटिंग यूनिट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। जब कैरिंग अमाउंट जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है रिकवरेबल अमाउंट से, तो वो इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। अब ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, तो कैरिंग अमाउंट तो मैंने बताया आपको, द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये कैरिंग अमाउंट कहलाती है। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से, तो जो डिफरेंस होता है
कैरिंग अमाउंट जितनी ज़्यादा वैल्यू से होती है रिकवरेबल अमाउंट से, वो फिर इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। रिकवरेबल का मकसद है कि रिकवरेबल अमाउंट होती है द हायर ऑफ एन एसेट्स फेयर वैल्यू। अब रिकवरेबल अमाउंट को भी कंपेयर कर रहे होते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान। एक होती है फेयर मार्केट वैल्यू कि कोई एसेट मार्केट में कितने एग्जैक्टली मार्केट उसे कितने पैसों में लेती है, उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू क्या है, उसको कंपेयर करते हैं लेस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और डिस्पोजल के अंदर जो पैसे लगेंगे उसको माइनस कर देते हैं, फेयर वैल्यू में से एक अमाउंट आपके पास आ जाती है, उसको कंपेयर करते हैं एंड इट्स वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ का मकसद क्या होता है? फेयर वैल्यू तो आपके समझ में आ गया, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड और सेल टू सेल एन एसेट्स और पेड to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date। मतलब वही है सिंपल लफ्ज़ों में कि मार्केट में जो वैल्यू बिक रही है, अगर लाइबिलिटी से भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू पे करेंगे। तो मार्केट में जो हो रही है वो जितने में बिकेगा उसमें से अगर कॉस्ट आ रही है डिस्पोजल की, वो माइनस करके एक वैल्यू आपके पास आ गई, उसको कंपेयर करेंगे वैल्यू इन यूज़ में से। वैल्यू इन यूज़ क्या होती है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी ड्राइव फ्रॉम एन एसेट्स और कैश जनरेटिंग यूनिट्स, कि वो एसेट जो है फ्यूचर में जितना कैश जनरेट कर सकता है, फ्यूचर कैश फ्लोज को नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू के ऊपर उसे कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे कंपेयर करते हैं फेयर वैल्यू में से, उनमें से जो हायर होती है उसको लिख लेते हैं और हायर को फिर कंपेयर करते हैं कैरिंग वैल्यू से। कैरिंग वैल्यू जितने से ज़्यादा होगी वो फिर इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। तो आप इसको IAS 36 को पढ़ लीजिएगा डिटेल के साथ, मैंने आपको सिंपल बताया कि क्या होता है। तो यहाँ आके आपका इम्पेयरमेंट लॉस भी ख़त्म हो गया और ये आपने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ट्रिकी इसमें चीज़ें थी कुछ, ख़ासतौर पर ट्रेडिंग वैल्यू कॉस्ट को आप प्लस करते हैं और कॉस्ट के अंदर जब शामिल हो जाए तो डिस्पोजल जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसकी। IAS 36 आपने देखा, इम्पेयरमेंट लॉस उसने आपसे पूछा, IAS 10 आपने पूछा कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो हो रहे होते हैं उसमें से नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।